students, today we will study law of demand. किसी चीज़ की डिमांड पे बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड जब भी किसी चीज़ की डिमांड की जाएगी तो हमने सिर्फ डिमांड एंड प्राइस के रिलेशन की स्टडी करनी है, बाकी अदर फैक्टर विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या स्टेट करता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जिस हमने डिमांड करनी है और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि मोर प्राइस लेस डिमांड, लेस प्राइस मोर डिमांड एंड कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट. इसके अकॉर्डिंग जो बाकी अदर फैक्टर्स हैं जो हमने स्टडी किए थे कि यानी कि डिमांड को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो बाकी सारे फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. यानी ऊपर बार डाली हुई है, इसका मतलब दीज आर कांस्टेंट, these factors are constant. We have to study only price and demand relationship. Other factor remain constant. इसको आप बोला जाता है ceteris paribus टर्म यूज की जाती है और ये पूछी भी जाती है पेपर में. ठीक है, when other factors remain constant we will study only price and demand relation, so this term is known as ceteris paribus. Clear? तो अब आपको जब भी क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड आता है तो पहले आपने उसका मीनिंग दे दिया, फिर एजम्पशन यानी कि अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, आपको सबने हर लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन कांस्टेंट, इनकम रिमेन कांस्टेंट, टेस्ट विल बी रिमेन कांस्टेंट, नो चेंज है, मतलब ये सारे आपने टर्म लिखनी है ऐसे. ठीक है, उसके बाद आप ड्रॉ करोगे डिमांड शेड्यूल. डिमांड शेड्यूल यानी कि आपको टेबल फॉर्म में आपने बताना है. ठीक है, जैसे जैसे प्राइस किसी चीज़ का इंक्रीज हो रहा है तो जो डिमांड कर रहे हो वो लेस होती जाएगी बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन. और इसी शेड्यूल को जब आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डी डिमांड कर्व है, नेगेटिव स्लोप है, ये क्या शो कर रही है? स्लोप शो क्या कर रही है? चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी. दिस इज डिमांड कर्व. और डिमांड कर्व है जो कुछ इसके फैक्ट्स हैं, ये जो है आपके पास इनवर्स रिलेशन, ये तो आपको पता लग ही गया. ठीक है, ये क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन है, क्वालिटी के बारे में बताता है, नॉट क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी नहीं बताएगा कि प्राइस में कितना चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया, ओनली क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन कि प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड पे चेंज आएगा. और ये वन साइडेड एक्सप्लेनेशन है. वन साइडेड मीन्स सिर्फ प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशन पढ़ा जाता है, बाकी अदर फैक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट. ये था आपके पास लॉ ऑफ डिमांड. और यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में इसकी नेगेटिव स्लोप क्यों होती है, इस साथ में आपने इसके कारण भी देने हैं. व्हाट आर द रीजन ऑफ मतलब नेगेटिव स्लोप क्या है? फर्स्ट आ रहा है आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको मैंने पीछे आपको क्लियर हमने चैप्टर्स का कर लिया है, यानी कि जैसे जैसे किसी चीज़ की कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी. अगर हमारी यूटिलिटी कम है तो हम प्राइस भी फिर लेस पे करेंगे. दैट्स वाई जब प्राइस मतलब डिमांड जब प्राइस कम होता है, ठीक है ना, जब उस चीज़ की डिमांड हम कम करेंगे, यूटिलिटी कम है उसकी, तो दैट्स वाई हम उसके लिए प्राइस कम पे करना चाहेंगे, यानी कि कम प्राइस पे मोर डिमांड होगी. क्लियर? सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट इफेक्ट. सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या कहता है? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहता है कि सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम रिलेटिवली चीपर. यानी कि जब किसी चीज़ का प्राइस कम हो जाता है, यानी कि कॉफ़ी एंड टी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. जो अगर कॉफ़ी का प्राइस कम हो गया तो जो लोग टी प्रेफर कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि प्राइस कम होने से उसकी डिमांड बढ़ गई, इंक्रीज होगी. दैट्स वाई सब्स्टिट्यूट इफेक्ट के कारण भी आपके पास लेस प्राइस मोर डिमांड. थर्ड आ है इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट होता है कि जब किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो हमारी इनकम यानी कि जो रियल इनकम है ना, परचेजिंग पावर, वो इंक्रीज हो जाती है. मान लीजिए आप मार्केट में कोई सिंपल सा एग्जांपल है 50 रुपीज़, जैसे ऑनियन है, डे टू डे लाइफ एग्जांपल इजी रहती है देना. ऑनियन लेने जा रहे हो 50 रुपीज़ kg है, तो अगर इसका प्राइस 40 रुपीज़ हो जाता है तो आप उसको दुकानदार को बोलो कि जो 50 की कर दे. ठीक है ना. दैट्स वाई प्राइस कम होने के कारण आपकी जो रियल इनकम थी या परचेजिंग पावर आपकी इंक्रीज होगी, तो आपने उस बढ़ी हुई इनकम से आप मोर डिमांड करोगे, यानी कि लेस प्राइस पे आपने मोर डिमांड की
ड्यू टू इनकम इफेक्ट आल्सो। फिर आ रहा है एडिशनल कंज्यूमर। कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ जब कोई चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो जो पहले कंज्यूमर उसको नहीं बाय कर पाते लोग, तो उस चीज़ को बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज एडिशनल कंज्यूमर। लेस प्राइस मोर डिमांड हो जाती है, तो एडिशनल कंज्यूमर उसमें ऐड हो जाते हैं। फिर आ रहा है आपके पास डिफरेंट यूजेज। कई बार कोई चीज़ कॉस्टली होती है तो हम उसको कम लेते हैं, जब उसका रेट कम हो जाता है तो नेचुरली उसके हम कई और यूजेज होते हैं, जैसे कि मिल्क है। अगर मिल्क का रेट ज़्यादा है तो नेचुरली हम डेली सिर्फ चाय दूध पीने में इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर दूध का रेट कम हो जाता है तो फिर हम इसकी कई सारी जो स्वीट्स हैं घर पे बनानी स्टार्ट कर देंगे। यानी कि डिफरेंट यूजेस होते हैं, डिफरेंट यूजेस के कारण भी जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये थे आपके पास रीज़न वाई डिमांड कर्व हैव ए नेगेटिव स्लोप। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? यानी कि कह रहा है कि मोर प्राइस पे मोर डिमांड की जाती है। ये तो था हमारे पास जो लॉ क्या कर रहा था, अगर आपके पास किसी चीज़ की प्राइस कम है तो डिमांड मोर, जो नेचुरल एक फिनोमिना है, ठीक है ना, मोस्टली होता है ऐसे ही है। बट कुछ इस लॉ की एक्सेप्शंस केस हैं, यानी कि आम कॉमन में नहीं है, एक्सेप्शनल है वो केसेस। यानी कि ये कहोगे मोर प्राइस है तो मोर डिमांड होगी उसकी, ठीक है। यानी कि तब उस केस में आपके पास डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अपवर्ड स्लोपिंग है यानी कि मोर प्राइस मोर डिमांड, प्राइस के बढ़ने पे उसकी डिमांड ज़्यादा की जाएगी, तब उस केस में पॉजिटिव स्लोप्स है। क्लियर? यानी कि सबसे पहला क्या वो केस दे रहा है, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स होती है यानी कि इन्फीरियर गुड्स, मतलब जब हम अपनी इनकम का काफ़ी सारा हिस्सा इस पर स्पेंड करते हैं। गिवन गुड्स वो है जब हमारी किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो हम उसकी कम डिमांड करते हैं, जब प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा की जाती है। यानी कि जैसे मान लो आप टॉन मिल्क है, फैट फ्री मिल्क लेते हो, वो एक हल्की क्वालिटी का माना जाता है। नो डाउट फैट फ्री मिल्क हेल्थ के लिए अच्छा है, ठीक है, पर उसकी प्राइस कम होने के बावजूद भी उसको लोग कम प्रेफर करते हैं। और दूसरा फैट फ्री मिल्क ले लीजिए, इसका प्राइस ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा होने के कारण भी इसकी डिमांड ज़्यादा है। यानी कि प्राइस कम होने पे जो फैट फ्री मिल्क की डिमांड कम है, दूसरा मिल्क प्राइस ज़्यादा होने पे उसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि ये इसकी एक्सेप्शंस होगी ना। सेकंड आ रहा है स्टेटस सिंबल गुड्स। कुछ गुड्स होती है स्टेटस सिंबल्स होती हैं, यानी कि हमें लगता है, मतलब जैसे गोल्ड है कि कुछ लोग होते हैं जैसे इनका प्राइस ज़्यादा होने पे इसको ज़्यादा खरीदते हैं, शो ऑफ करने की आदत होती है। दैट्स वाई मोर प्राइस मोर डिमांड। थर्ड फिर आता है फियर ऑफ शॉर्टेज। कई बार हमें ये डर होता है कि इस चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी फ्यूचर में, चाहे उसका एट प्रेजेंट रेट हाई क्यों ना हो, ज़्यादा ही क्यों ना हो, तब भी हम उसको ज़्यादा खरीद लेते हैं कि हमें फियर है कि फ्यूचर में उसकी शॉर्टेज ना हो जाए। यानी कि मोर प्राइस मोर डिमांड। फिर इग्नोरेंस। कई बार हमें इग्नोरेंस होती है, हमें लगता है कि ये चीज़ अगर महंगी है तो नेचुरली इसमें कुछ ना कुछ खास होएगा, अच्छा होएगा, दैट्स वाई इट इज़ कॉस्टली। इग्नोरेंस के कारण भी मोर प्राइस मोर डिमांड। फिर फैशन रिलेटेड गुड्स। वो कई बार फैशन रिलेटेड गुड्स होती है तो फिर हम नहीं सोचते, कॉस्टली है तो ठीक है, हमने खरीदनी ही खरीदनी है। फिर आ रहा है चेंज इन वेदर। चेंज इन वेदर जैसे रेनी सीजन है, रेनी सीजन में नो डाउट अम्ब्रेला कॉस्टली होती हैं, डिमांड बढ़ जाती है, तो प्राइस हम तब भी उनको प्राइस बढ़ने के कारण भी डिमांड उनकी मतलब परचेज करते ही हैं, ठीक है, वेदर पे भी डिपेंड करता है। बाकी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में नेसेसिटीज़ हैं, हमने खरीदनी ही खरीदनी है, बेसिक है हमारे लिए। अगर राइस वीट ये चीज़ें हैं, अगर ये कॉस्टली भी हो जाएंगी हम इनको तब भी खरीदेंगे। यानी कि डिपेंड करता है कि नेचर कैसी कमोडिटी की नेसेसिटी है, तो वी हैव टू परचेज, हमने करनी ही करनी है। यानी कि ये थे आपके पास मोर प्राइस मोर डिमांड, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने शिफ्ट्स इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड या मूवमेंट अलोंग डिमांड का स्टडी करेंगे। टिल आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय।